Hello दोस्तों, welcome back. In this video we are going to talk about gravitation. All the topics that are given in your syllabus one by one we are going to discuss all those points. तो gravitation में आपको पढ़ना क्या आपको पढ़ना है what is universal law of gravitation. उसके बाद आपको पढ़ना है कि what is force due to gravity, acceleration due to gravity, mass and weight and free fall. So all these things we are going to discuss in this video. So let's start with the universal law of gravitation. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको दो स्टेटमेंट याद रखना है जिससे आपका पूरा लॉ उसमें कवर हो जाता है। पहला स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि हर बॉडी दूसरी बॉडी पर क्या करती है, एक तरह का फोर्स एक्सर्ट करती है और यह फोर्स डिपेंड करती है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पर। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है फोर्स से रिलेटेड, मतलब m1 एक्सर्ट फोर्स करेगी m2 पर, कन्वर्सली m2 भी फोर्स एक्सर्ट करती है m1 पर, मतलब हर बॉडी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो यह है कि फोर्स डिपेंड करती है डिस्टेंस के स्क्वायर पर। डिस्टेंस के स्क्वायर पर यह फोर्स डिपेंड करती है। तो इन दो स्टेटमेंट्स को एक साथ मर्ज करके हम बना देंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2। आपको याद रखना है जो भी दो बॉडीज हैं उन पर जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड पर। क्लियर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जो एक बॉडी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है उन दोनों के प्रोडक्ट पर यह डायरेक्टली डिपेंड करता है और इनवर्सली डिपेंड करता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर पर। उनके डिस्टेंस के स्क्वायर पर यह डिपेंड करता है। तो ओवरऑल आपको इससे पहले वीडियो में एक चीज़ बताई गई थी कि जब भी आप प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हो वहाँ पर आप लगाते हो इक्वल टू का साइन प्लस एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इम्प्लाइज फोर्स। अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा इज इक्वल टू, और मैंने कांस्टेंट लगा लिया जी जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। तो m1 m2 तो अपनी जगह पर वैसे का वैसा ही रहेगा और नीचे डी स्क्वायर। तो ये होता है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ दैट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इसको डायग्रामेटिकली समझना है तो देखिए सपोज आपके पास है मास m1 और ये है कोई मास m2, m1 और m2। तो इसको नाम देते हैं m1, इसको नाम देते हैं m2। अब इनके बीच का आपने सेंटर लेना, द सेंटर ऑफ द बॉडीज। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कह देते हैं, यहाँ पर कहा गया है डी, उसको हमने डी से डिनोट कर लिया। तो इसका मतलब किन्हीं दो बॉडीज के बीच लगने वाली फोर्स डिपेंड करती है डायरेक्टली उन दोनों के मास के प्रोडक्ट पर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर पर। ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है। तो ऑलरेडी आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ये तो थोड़ा सिंपल सा, लेकिन आपको एक यूनिट पूछ ली जाती है अक्सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। देयर विल बी मेनी क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनिट्स। ओके। तो हम इसका जरा एक तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। कहीं पर आर स्क्वायर भी होता है, आर का मतलब भी वही है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ठीक है। तो लिखते हैं फिर से फॉर्मूला F इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हमको यूनिट चाहिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आपको अलोन साइड में रखना पड़ेगा। इम्प्लाइज F के साथ ले आता हूँ डी स्क्वायर को, क्योंकि ये है डिनोमिनेटर में, जाएगा न्यूमरेटर में, और m1 m2 है न्यूमरेटर में तो कहाँ जाएंगे डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू जी। हमने क्या कर दिया, जी को एक साइड पर रख लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली आपको ऑलरेडी पता है कि हम यूनिट में क्या करते हैं, जो भी आपको दिया है वेरिएबल उसकी यूनिट को आप वहाँ पर रख दीजिए। जैसे फोर्स की यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस की होगी मीटर स्क्वायर, अपॉन मास की होगी, पहले मास की केजी, दूसरे मास की भी केजी, हम दे रहे हैं एसआई यूनिट में। क्लियर। इक्वल्स टू जी इम्प्लाइज जी इक्वल्स टू, देखिए अब अब क्या करूँगा, केजी को ले आऊँगा ऊपर, दो की चीज़ कितना आएगा केजी स्क्वायर, तो ये जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे से kg1 और kg1 हो गया kg की पावर 2, ऊपर आ जाएगा -2, ये हो जाता है kg माइनस 2। ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट को निकालना है, और इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो होती है आपकी
6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट क्या होगी जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट को डिराइव कर सकते हैं, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है। ठीक है, कई जगह पर आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कहाँ से आया, राउंड ऑफ करके 7 4 से बड़ा होने के कारण क्या होता है, 1 ऐड हो जाता है तो हो जाता है आपका 6.7। तो ये था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट विद इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी चीज़ जो आपके पास होती है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, अर्थ की तरफ। इसीलिए जब भी आप किसी चीज़ को फ्री छोड़ते हो वो हमेशा कहाँ जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो इससे एक और क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ, और अर्थ की फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, इट इज ऑलवेज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसी को हम कह देते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। क्लियर, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब जब भी आप किसी चीज़ को छोड़ते हो तो उस पर एक फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो उसे अर्थ की तरफ को अट्रैक्ट करता है। वही फोर्स आपकी क्या होती है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपली वी कैन से दैट एवरीथिंग गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के कारण जो फोर्स लगती है उसको कह देते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब आता है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इसको समझिए। किसी भी चीज़ को छोड़ने पर क्या होता है, धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ती है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप चीज़ को सपोज करिए आपका सरफेस है, तो जब आप चीज़ को यहाँ से छोड़ देते हो, फ्री फॉल करवा रहे हो, फ्री फॉल्स की बात पढ़ेंगे हम डिटेल में, तो अगर आपने किसी बॉडी को फ्रीली छोड़ दिया तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, स्पीड में इंक्रीजमेंट आता है। क्यों आता है, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है, हाइट के हिसाब से एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है। और ये एक्सेलरेशन किसके कारण लग रहा है, ये लग रहा है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अर्थ। तो इसको हम क्या कह देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक तो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है जो आप प्रोवाइड करते हो, आप किसी बॉल को थ्रो कर रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन वही होगा जिस स्पीड से आप उस बॉल को थ्रो कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी बॉडी को छोड़ देते हो तो उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है दैट इज अलोन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी और अर्थ्स फोर्स, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के कारण लगने वाला एक्सेलरेशन। ध्यान रखिए, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है बॉडी को फ्री छोड़ने पर उसका एक्सेलरेशन उस रेट से बढ़ता जाता है। इसलिए अगर आप दो चीज़ों को, सपोज आप किसी चीज़ को यहाँ से छोड़ेंगे अर्थ की तरफ और उसी चीज़ को आप थोड़ा हाइट से छोड़ेंगे तो ये ज़्यादा स्पीड लेकर स्ट्राइक करेगा। कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट की हाइट ज़्यादा है। सेकंड वाला उतनी स्पीड से स्ट्राइक नहीं करेगा क्योंकि आपने उसको उतनी हाइट प्रोवाइड नहीं करी जितनी पहले वाले को करी थी। क्लियर, इससे क्या हुआ, उसका एक्सेलरेशन उतना नहीं बढ़ पाया जितना इसका बढ़ा है। क्लियर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम इसको बाद में क्या कह देते हैं, नॉर्मली वी कॉल इट एज जी। और अगर आपसे कोई फोर्स पूछे तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। आप पढ़ चुके हो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो हम इसको कह देते हैं एम जी, एम इंटू जी। एम ए तो होगा जो आप एक्सेलरेशन खुद लगा रहे हो या किसी चीज़ से वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मली नेचुरली जो लगता है वो होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब हम फोर्स को क्या कह देते हैं, एम जी। इसका मतलब अगर मैं इसको कह दूँ F1 और इसको कह दूँ F2 तो डेफिनेटली F1 जो फोर्स अब डिटर होने वाली है F2 से। क्यों, क्योंकि हाइट के कारण क्या होगा, धीरे धीरे उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है, सो ये था आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए, इस पर आपका एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो न्यूटन्स की इक्वेशन कैसी बन जाती है। देखिए, न्यूटन्स की इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये आपकी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन होती है आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज योर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तीन न्यूटोनियन इक्वेशन आपके पास हैं। तो अब क्या होता है, इन इक्वेशन में a फैक्टर कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, g में, और आपका डिस्टेंस वाला फैक्टर कन्वर्ट हो जाता है आपका h में। मतलब s बन जाएगा h और a बन जाता है आपका
जी। क्लियर। माइनस प्लस जो आप लगाते हो दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन एंड दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अदर वेरिएबल्स। डायरेक्टली -2a h आपको नहीं कर देना है या आपको -12 GT² नहीं कर देना है। क्यों? वो डिपेंड करेगा आप वेरिएबल किस तरीके से लिया। अगर आपने किसी वेरिएबल को पर्टिकुलरली पॉजिटिव में लिया तो उसका अपोजिट आपको कहाँ लेना पड़ेगा, नेगेटिव में। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखना चाहूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में, तो ये हो जाती है आपकी v = u+gt। ठीक है। सेकंड हो जाएगी आपकी h क्यों? क्योंकि हाइट से हम किसी बॉडी को फ्री फॉल करवा रहे हैं। तो ut + ½ a हो जाएगा gt², और आपका हो जाएगा नेक्स्ट v² = u² + 2g और यहाँ पर h। तो ये आपका कन्वर्टेड फॉर्म है न्यूटोनियन इक्वेशन का। अगर आप किसी बॉडी को फ्री फॉल करवाते हैं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आपको ये इक्वेशंस याद हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, डिस्टेंस को कन्वर्ट कर देना है। डिस्टेंस के बदले यूज़ करना है हाइट को, हाइट का मतलब h, और एक्सेलरेशन की जगह को यूज़ करना है किसको, ग्रेविटी को। ठीक है। तो ये था आपका कन्वर्जन ऑफ इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस दैट आर एप्लीकेबल व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट और अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट। ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास है वो आपका मास और ग्रेविटी का। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती कितनी है, अगर आपको ये निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए आपके पास फॉर्मूला है F = G m1 m2 / d²। ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है फोर्स का। तो अब आपके पास जो फोर्स है वो कितनी है, mg है, = G m1 m2 / d²। यही आपके पास क्या है, इसको आपने mg क्यों लिखा, क्योंकि F = क्या होता है आपका mg, F = होता है आपका mg। तो जो यहाँ पर m की वैल्यू ली गई है ये कौन सी वाली है, किसी भी छोटे उसकी आप ले सकते हो, मतलब जो भी बॉडी का कंपेयर आप करा रहे हो अर्थ के साथ, मतलब ये आपकी अर्थ है। ठीक है। और यहाँ पर कोई बॉडीज का मास आपने ले लिया m1, डायग्रामेटिकली समझते हैं। ठीक है। m1, तो इस पर कितनी फोर्स लगने वाली है, m1g, फोर्स विल बी m1g, और यहाँ पर होगा g m1, और m2 यहाँ पर क्या है, m2 इज द मास ऑफ अर्थ। इफ यू वांट टू टेक इट सिंस इट इज अ बिगर मास यू कैन ऑल्सो टेक इट एज M एज गिवन इन योर बुक। m2 से भी काम चल जाएगा, और अगर आपको बड़ा दिखाना है इसको कि ये मास ज़्यादा तो आप M भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको दिख रहा है कि m1 से m1 कैंसिल हो सकता है। ठीक है। तो g = क्या आ गया आपका G m/d²। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। m1 था उस बॉडी का मास जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, M ने ले लिया मास ऑफ अर्थ, d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज। इफ यू वांट टू शो इट डायग्रामेटिकली यू कैन आल्सो शो इट लाइक दिस। ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है। अब निकला आपको जी, आपको निकालनी है इसी जी की वैल्यू। तो अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है दैट what is mass of earth that you have to remember and you have to remember the d। यहाँ पर क्या हो गया, इसका रेडियस कितना हो जाता है आपका 6400 किलोमीटर्स, और यहाँ पर आप क्या लेते हो 6 × 10⁻24 kg। ये कुछ यूनिट कुछ मेजर्स है जो आपको याद रखनी है। क्लियर। ये आपका ये क्योंकि ये चीज़ें कभी बदलनी नहीं है, मास ऑफ अर्थ कभी नहीं बदलेगा तो आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। रेडियस ऑफ अर्थ कभी नहीं बदलेगा, आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है। तो मास आपका 6 × 10⁻24 kg है, और d = 6400 किलोमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। फिर आप क्या करते हो, इसकी वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर देते हो, मतलब g कितना है, g की वैल्यू आपको ऑलरेडी बताई थी 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। उसका लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हमें यूनिट नहीं लिखनी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर है m, मास ऑफ अर्थ, दैट इज 6 × 10⁻24, और अपॉन है आपका 6.4 × 10⁻6 मीटर। यहाँ पर क्या जाएगा आपका लिखना, तो आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। फिर यहाँ पर क्या जाएगा आपका 1 kg। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। तो ओवरऑल जो इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आती है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि ये चीज़ें स्टैंडर्ड है, अब आप ये मत सोचना कि बिना कैलकुलेशन करके आंसर कैसे निकाल दिया, ये चीज़ें स्टैंडर्ड है। ठीक है। आपको वैल्यूज प्लेस करनी है, और आपको पता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू जी की क्या निकलती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिखाकर अपना टाइम वेस्ट
नहीं करना है। वैसे आपको इस एग्जाम में तो खैर MCQ बेस पर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अदर स्टूडेंट दोज हु आर फ्रॉम NCERT, इफ दे आर वाचिंग दिस वीडियो, नो नीड टू शो कैलकुलेटिव पार्ट है कि आप इसको कैंसिल करो वगैरह वगैरह, नहीं करना। क्यों? आपको पता है कि जी की वैल्यू क्या है 9.8, क्योंकि आप बार बार इसको मैथमेटिकली यूज़ करते हो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आता है लास्ट में? जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना आपको दिखाने का कारण सिर्फ ये था ताकि आप समझ सको कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता कहाँ से है। बाकी वरना आपको तो पता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैलकुलेशन में आप क्या कर देते हो, जी को ले लेते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ओनली यूज सो दैट द कैलकुलेशन कैन बी इजी, अदरवाइज स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी जिसकी कैलकुलेटिव वैल्यू वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ से आया? इस वाले फॉर्मूले में आपने क्या करा, इसकी मैग्नीट्यूड को रख दिया, कैलकुलेशन करके आपको क्या मिला 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिए, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये था आपका डेरिवेशन, लेकिन आपको क्या रखना है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को डिराइव कर सकते हो या इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज वैल्यू तो आपको याद रखनी की है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं मास और वेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए एक होता है मास, दूसरा होता है इसके वेट। सिंपली आपको ये समझना है कि मास सिंपली क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी, टोटल नंबर ऑफ एटम जितने भी बॉडी के अंदर है वो उससे ज़्यादा है मास। लेकिन इसी मास पर जब एक फैक्टर काम करता है जिसको आप बोल देते हो जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तभी बन जाता है वेट। मतलब अगर कोई बॉडी है और उसके नंबर ऑफ एटम्स का मास ओवरऑल कितना आ रहा है, m आ रहा है, तो ये सिर्फ उसका मास है। लेकिन ग्रेविटी सॉरी वेट क्या होगा, m इंटू जी। अब ये क्या बन गया, वेट बन गया। मास वेट कब बनता है, जब आप उसमें ग्रेविटी वाला फैक्टर ऐड कर देते हो। क्लियर? इसी को हम कह देते हैं आपका वेट इक्वल। इसलिए वेट का फॉर्मूला क्या आता है, mg, जिसको हम फोर्स भी कहते हैं। कोई बॉडी कितना फोर्स लगाने वाली है, mg। वेट इज द फोर्स देयर व्हेन अ बॉडी इज अलाउड फॉर अ फ्री फॉल, तो वेट इक्वल्स टू mg। आपको याद रखना है। इसमें डिफरेंस कहाँ पर आता है, एक और डिफरेंस ये आता है, थियोरेटिकली डिफरेंस क्या है, दैट मास नेवर चेंजेस, मास नेवर चेंजेस बट वेट फ्लक्चुएट्स, इट फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ जी। कहने का मतलब देखिए, अगर मेरे पास कोई मास है 10 kg का, तो इसका वेट अर्थ पर कुछ और आने वाला है, मून पर कुछ और आने वाला है, किसी अदर प्लेनेट पर कुछ और आने वाला है। वेट की बात कर रहा हूँ, वेट क्या आएगा, हमेशा अलग ही आएगा। लेकिन मैं कहूँ अर्थ पर इसका मास कितना है 10 kg है, मून पर इसका मास कितना है 10 kg ही है, और अदर प्लैनेट्स में भी इसका मास कितना होगा 10 kg ही होगा, लेकिन वेट फ्लक्चुएट करता है। इस पॉइंट पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाता है दैट मास ऑफ अ बॉडी इज 10 kg ऑन अर्थ, व्हाट विल बी द मास ऑफ दैट बॉडी ऑन मून इफ the gravity if the acceleration due to gravity there is 1/6 that of earth। तो हम 1/6 के हिसाब से इसका आंसर निकाल लेते हैं 10/6 और आंसर निकाल देते हैं। सपोज क्या रहा है 1 पॉइंट आ गया 46 36 चलता रहेगा तो 1.67 कुछ ऐसा आपने इसका आंसर निकाल दिया। क्लियर? आपको ऐसा आंसर नहीं निकालना है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं कहा कि आप इसका वेट बताइए, आपको कहा कि 10 kg किसी बॉडी का मास अर्थ पर है, बताइए उसका मास मून पर कितना होगा, वही होगा। मास नेवर चेंजेस, आपको ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके होते हैं थोड़ा माइंड रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं, और अक्सर इनके जो मार्क्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसीलिए कम होते हैं। अगर इनमें आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर माना इसमें कैलकुलेशन वगैरह होता तो इसकी मार्किंग थोड़ा ज़्यादा होती। ये क्वेश्चन आते हैं आपके एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का आ सकता है। क्लियर? कंफ्यूज करने के लिए होता है, लेकिन इसका आंसर क्या होता है सेम। हाँ, अगर आपको वेट पूछा जाए तो डेफिनेटली तब आप 1/6 लेकर चलोगे। क्लियर? लेकिन क्योंकि आपको पूछा गया है कि मास किसी बॉडी का यहाँ पर 10 kg है, और बताइए उसका मास, सपोज आपको बोलिए जुपिटर पे कितना है, आपको किसी प्लेनेट का नाम दे दिया, व्हाट विल द मास ऑफ दिस बॉडी ऑन जुपिटर, सेम मास। व्हाई? बिकॉज मास नेवर चेंजेस। हाँ, अगर आपको वेट पूछता है तो आपको देखना पड़ेगा जुपिटर में कितनी ग्रेविटी लग रही है, फिर आप क्या करोगे m इंटू जी करके उसका वेट निकाल सकते हो, नया वेट।
तो वेट अर्थ पर कुछ और होगा, वेट अदर प्लैनेट्स पे कुछ और होगा, लेकिन मास हर जगह क्या रहता है आपका, सेम ही रहता है। क्लियर? सो मास नेवर चेंजेस बट वेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी इट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जितना वो ग्रेविटी वहाँ पर एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, लास्ट आपके पास आता है फ्री फॉल। अब देखिए फ्री फॉल का मतलब क्या है? फ्री फॉल का मतलब वही है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्री फॉल का मतलब जहाँ पर आपका सीधे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ग्रेविटी, आप उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, उसको कह देते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल आप कई बार महसूस करते हो। क्लियर? when you go to a fair and you are on a merry-go fair, okay, merry-go-round, जब आप चरखी झूलते हो उस समय आपको क्या लगता है, हाइट पर जाते टाइम आपको क्या लगता है, एकदम वेटलेसनेस वाली स्टेज। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप फ्री फॉल को महसूस कर सकते हो, किसी बॉडी को फ्री फॉल। तो आपको ध्यान रखना है एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जितना अर्थ आपको ग्रेविटी लगाती है आपको वही एक्सपीरियंस होता है, तो होता है आपका फ्री फॉल। क्लियर? लिफ्ट में भी आपने ये चीज़ें देखी होगी, वेटलेसनेस, एक होता है वेटलेसनेस, एक होता है आपका फ्री फॉल। दोनों का फर्क समझिए। एक होता है स्टेज वेटलेसनेस का, जो आपके कोर्स में नहीं है, केवल एक्स्ट्रा नॉलेज के बता रहा हूँ। वेटलेसनेस मतलब जहाँ पर आपको ग्रेविटी महसूस होती ही नहीं है। जैसे सपोज करिए आप किसी लिफ्ट में हो और जिसने लिफ्ट को बाइंड किया हुआ है या कोई थ्रेड या रोप जो उस पर है, अचानक वो रोप टूट जाए तो आपको ग्रेविटी महसूस ही नहीं होती। आपको ऐसा लगेगा कि हमारी बॉडी में कोई वेट है ही नहीं। उस कंडीशन में आप क्या बोल देते हो, वेटलेसनेस। यू फील नो मास। जब आपको लगता है कि बॉडी में कोई मास ही नहीं है, उस स्टेज को क्या देते हैं, वेटलेसनेस। फ्री फॉल का मतलब जहाँ पर आपने ग्रेविटी के भरोसे किसी को छोड़ दिया, अब वो ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है। जैसे सिंपली कोई मैंने मार्कर लिया और मैंने मार्कर को हाथ का सपोर्ट देना बंद कर दिया, अभी क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा। ठीक है, तो फ्री फॉल में क्वेश्चन आते हैं दो तरह के। देखिए फ्री फॉल में क्वेश्चन था आपके पास, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था कि देखिए एक फैदर को आप क्या करते हो, एक फैदर को आपने फ्री फॉल करने के लिए छोड़ दिया और साथ में आपने एक स्टोन को छोड़ दिया। ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो आपसे पूछा जाता है कि पहले ज़मीन पर कौन गिरेगा, तो आंसर क्या होगा, डेफिनेटली आंसर होगा स्टोन पहले ज़मीन पर गिरने वाला है। स्टोन पहले ज़मीन पर गिरेगा। क्यों? क्योंकि अभी ग्रेविटी एक्ट कर रही है और ग्रेविटी डिपेंड करती है आपके मास पर, ग्रेविटी डिपेंड करती है मास पर। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कहीं पर ये भी लिखा था कि दोनों साथ में गिरेंगे। अगर दोनों साथ में गिरते हैं तो डेफिनेटली ये केस कौन सा है आपका, वैक्यूम का। क्लियर? अगर केस आता है वैक्यूम का तो दोनों साथ में ही गिरेंगे, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही। ग्रेविटी होती तो मास पे कुछ इफेक्ट होता, लेकिन क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी वाला फैक्टर बचा ही नहीं, वैक्यूम मतलब नो ग्रेविटी, तो यहाँ पर बॉडी क्या करती है, एक साथ ज़मीन पर गिरती है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि स्टोन पहले गिरेगा कब, या फिर दोनों साथ में गिरेंगे कब। स्टोन गिरेगा पहले अगर वहाँ पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, दोनों साथ में तब गिरेंगे जब वहाँ पर वैक्यूम वाली स्टेज आपने बना दी। वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, वैक्यूम करते हैं उसको इवैक्यूएट करके, इवैक्यूएशन पंप लगाकर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को खाली कर देते हैं, वहाँ पर वैक्यूम बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वैक्यूम वाली कंडीशन में आपके पास क्या मिलेगा, दोनों के दोनों एक ही टाइम पर ज़मीन पर गिरते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो वहाँ पर क्या होगा, स्टोन पहले गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी डिपेंड करती है मास पर। ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब भारी चीज़ जल्दी गिरती है और हल्की चीज़ थोड़ा देर से गिरती है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जरा देखते हैं आपके सिलेबस में, नेक्स्ट दिया गया है। अच्छा ये था आपके, तो आपके पास जो कवर किया गया देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ये हमने कवर कर लिया, यानी ग्रेविटी। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है वो भी हमने कवर कर लिया। मास और वेट क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है वो भी कवर कर लिया। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल मतलब जब आप अर्थ के फोर्स के अकॉर्डिंग कोई बॉडी फॉल करती है, आपने ये ऑब्जेक्ट लिया इसको छोड़ दिया हाइट से, तो अब ये फ्री फॉल में है, क्योंकि इस पर सिर्फ क्या एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी। और मैंने आपको पहले भी कह दिया, यहाँ पर न्यूटोनियन इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, आपका एक्सेलरेशन बन जाता है g और आपका डिस्टेंस बन जाता है h। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, हो सकता है आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए, आपको कहा जाए कि बॉडी फ्री फॉल कर रही है, तो चारों में से कौन सी इक्वेशन सही है, तो आपको वो इक्वेशन पे टिक मारना है जहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह यूज़ किया गया हो ग्रेविटी, या डिस्टेंस की जगह यूज़ करा गया हो
एच। तो ये था आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट ग्रेविटेशन वाले पॉइंट का, जो आपकी पॉइंट यूनिट है ग्रेविटेशन में जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था कॉन्सेप्चुअल पार्ट, वो आपको यहाँ पर कवर करा दिया गया है। इस पर रिलेटेड जो MCQ है, आई होप अगर आप अब जाकर क्वेश्चन बैंक चेक करोगे या जो भी जिस चीज़ से भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप MCQ चेक करोगे तो आप कहीं ना कहीं पाओगे कि कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर फर्दर, इफ यू गेट फर्दर टाइम, वी आर गोइंग टू introduce MCQ part also. We will upload videos for MCQ, but first we are trying to cover all the conceptual part from these topics that are given in your syllabus. ठीक है, तो आगे और वीडियोस अपलोड किए जाएंगे based on MCQ after conceptual part is over. So till then, keep growing, keep studying, and best of luck for your exam. Thanks for watching.